बनाए रखने के लिए काम कर रहा है। हमारा आंदोलन कई मुद्दों पर काम करता है और उस मुद्दों में रचनात्मक कार्यक्रम ही एक पहलू है, तो जिसके अंतर्गत हम अपने समुदाय के लोगों को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं और उन पर अपना दलित स्पेशल डेज पर उसका सेलिब्रेशन करते हैं। तो इसी के अंतर्गत आज हमारे साथ मिस्टर कबीर देव कुमार जी हैं। उनके बारे में मैं उनको आमंत्रित करती हूँ और मैं रासर से अनुग्रह करती हूँ कि वो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और साथियों, हम लोग सभी अवगत हैं कि आज के इस कार्यक्रम के हीरो हैं देव कबीर जी, और इनके बारे में हम लोग जानेंगे, सुनेंगे, इनकी रचनाओं से अवगत होंगे। अभी तक सो रहे हैं जो, उन्हें आवाज तो दे दूं। अभी तक सो रहे हैं जो, उन्हें आवाज तो दे दूं। बिलखते बादलों को मैं कड़कती गाज तो दे दूं। जीवन भर जो गए जोते, जीवन भर जो गए रौंदे, उन्हें मैं तख्त तो दे दूं, उन्हें मैं ताज तो दे दूं। अभी तक सो रहे हैं जो, उन्हें आवाज तो दे दूं। कि दिया जो ज्ञान बाबा ने बताने वो ही आया हूँ। दिया जो ज्ञान बाबा ने बताने वो ही आया हूँ। किए एहसान जो हम पर गिनाने वो ही आया हूँ। दिया जो ज्ञान बाबा ने बताने वो ही आया हूँ। किए एहसान जो हम पर गिनाने वो ही आया हूँ। न मानो चीर करके देख लो मेरे कलेजे को, न मानो चीर करके देख लो मेरे कलेजे को। छपी तस्वीर बाबा की दिखाने वो ही आया हुआ। छपी तस्वीर बाबा की दिखाने वो ही आया। पर क्या हुआ? कानपुर में जिन बस्तियों में मैं काम करता रहा हूँ और जय भीम का नारा उन बस्तियों में लेकर के गया, तो जो नई पौध आ रही है फसल, तो मुझको जय भीम के नाम से जानते हैं। वो मेरा नाम नहीं जानते, वो कहते हैं जय भीम जा रहे हैं। राष्ट्र में बैठ के गवाह है, वो मुझे जय भीम के नाम से ही जानते हैं। तो मैं कहता हूँ, बाबा साहेब का करम मुझ गरीब पर क्या हुआ, नाम मेरा भी उंगलियों में लिया जाने लगा। बाबा साहेब का करम मुझ गरीब पर क्या हुआ, नाम मेरा भी उंगलियों में लिया जाने लगा। बनकर कुत्ता कौम का मैं भौंक भौंक जगाने लगा। बनकर कुत्ता कौम का मैं भौंक भौंक जगाने लगा। पहले जहाँ मिलती थी गालियाँ, पुचकार भी अब पाने लगा। पहले जहाँ तुम्हें देखे कोई भीम याद आए उसको, तुम्हें देखे कोई भीम याद आए उसको, तो समझो कि अक्स तेरा मिटने लगा है। तुम्हें देखे कोई भीम याद आए उसको, तो समझो कि अक्स तेरा मिटने लगा है। भीम का रंग तुझ में चढ़ गया इस कदर कि भीम का रूप तुझ में ही दिखने लगा है। तो कहीं भी बढ़ रहा है, जाति उसका पीछा नहीं छोड़ती। मैं कहता हूँ कि वो खोदते हैं मेरी जाति रेगिस्तान में पानी की तरह। वो खोदते हैं मेरी जाति रेगिस्तान में पानी की तरह। मैं छिपाता हूँ उस अभागन को सुदामा के चावल की तरह। वो प्रश्न पर प्रश्न पूछते जाते हैं मुझे युधिष्ठिर समझ यक्ष प्रश्न। वो प्रश्न पर प्रश्न पूछते जाते हैं मुझे युधिष्ठिर समझ, और एकलव्य के बाणों से विधा स्वान सा मैं रह जाता हूँ निशब्द निशब्द निशब्द। कि बेगुनाह हो के भी पसीना छूट जाता है, बेगुनाह हो के भी पसीना छूट जाता है। जाति का प्रश्न जब मुंह बाके फूट जाता है, बेगुनाह हो के भी पसीना छूट जाता है। जाति का प्रश्न जब मुंह बाके फूट जाता है। निर्दोष हो के भी मन अपराध से भर जाता है। हम झाड़ू लगाते हैं, मैला उठाते हैं, तो लोग नाक मुंह और भौं सुकोड़ते हैं। हमें नीच कहते हैं, गंदा, अछूत और असभ्य कहते हैं। पर जब हम झाड़ू छोड़ देते हैं, कलम पकड़ देते हैं, बामुश्किल कलम वाली नौकरी पा जाते हैं, तब फिर लोगों की क्यों नहीं चढ़ जाती है, फिर नाक मुंह सिकोड़ते हैं। हमें कुर्सियों में बैठा देखकर, हमें कुर्सियों में बैठा देखकर।
जाति छुपाना गुनाह है, अपराध है, धोखा है, पर बताना भी पुण्य कहाँ है। अगर मैं गुनहगार हूं तो वो क्या है, अगर मैं गुनहगार हूं तो वो क्या है जो मुझे ये गुनाह करने को मजबूर करते हैं। धर्म की आड़ में कौन सजा देगा उन धार्मिक लोगों को। धर्म के नाम पर मेरा कत्ल हो और घंटे घड़ियालों के शोर में मेरी चीख दबा दी जाए, क्योंकि मुझ अधर्मी को कत्ल किए बगैर धर्म कैसे आ सकता है। शुद्धता श्रेष्ठता बरकरार कैसे रह सकती है। डरता हूं कहीं फिर से सतयुग ना आ जाए, राम राज्य न लौट आए। शंभू का हश्र देखकर डर जाता हूं राम की तलवार से। धर्म के बढ़ते प्रभुत्व को देखकर उसकी श्रेष्ठता शुद्धता के उन्माद से भयक्रांत हो जाता हूं। कहीं फिर से सतयुग की तरह चंडाल घोषित कर बिन खता ही ना मार दिया जाए। कहीं फिर न सुनील भंगी की तरह वन कंदराओं में जान बचाने को घूमूं। कहीं फिर से राम राज्य ना आ जाए, कहीं फिर से राम राज्य ना आ जाए। हम भंगी एक गाली, अपमान की गठरी, मैले की टोकरी, झाड़ू पंजा सीवर कपच्ची नाला नाली कीचड़। 60 वर्ष बूढ़े आजाद भारत में कूड़ा घर अपशिष्ट ग्रह बन गए। पब्लिक लैट्रिन सुंदर सुलभ में बदल गए। उनकी पहचान बदल गई, पर मेरी कौन सरकार बदलेगी मेरी तस्वीर, कौन सरकार बदलेगी। ये दिन फिर से आजादी का आया, फिर जलसे बेतादाद होंगे। दिन फिर से आजादी का आया, फिर जलसे बेतादाद होंगे। कहते हुकूमत हाथ रख, हम कब तक आजाद होंगे। कहते हुकूमत हाथ रख, हम कब तक आजाद होंगे। मैले की सर पे बाल्टी और झाड़ू हाथ में आबाद है। मैले की सर पे बाल्टी और झाड़ू हाथ में आबाद है। कैसे उठा लूं मैं तिरंगा, खाली न जब मेरे हाथ होंगे। कहते हुकूमत हाथ रख, हम कब तक आजाद होंगे। जाति सूचक गालियां गणतंत्र मेरा हो गया। जाति सूचक गालियां गणतंत्र मेरा हो गया। स्वतंत्रता के दिन ही मैं परतंत्रता को हो गया। जाति सूचक गालियां गणतंत्र मेरा हो गया। स्वतंत्रता के दिन ही मैं परतंत्रता को हो गया। लोकतंत्र के गीत क्या मेरे दफन के बाद होंगे। लोकतंत्र के गीत क्या मेरे दफन के बाद होंगे। कहते हुकूमत हाथ रख, हम कब तक आजाद होंगे। कहते हुकूमत हाथ रख, हम कब तक। किसी को गाली देना हो तो भंगी कह दो, अपमान करना हो तो सुअर नीच या गधा कह दो। मेरी ही गिनती कहीं नहीं, मेरे वोट गिनेगा कौन भला। सरकार बनी तो पूछ नहीं, बिगड़ी तो काटा मेरा गला। सरकार बनी तो पूछ नहीं, बिगड़ी तो काटा मेरा गला। हर चुनाव के बाद मेरी बस्ती को सुनना यही पड़ा। हर चुनाव के बाद मेरी बस्ती को सुनना यही पड़ा कि सफाई वालों ने वोट नहीं दिया, सारा दोष मेरे सर पे। इसका मतलब मैं महत्वपूर्ण हूं और वोट मेरा निर्णायक है। इसका मतलब मैं महत्वपूर्ण हूं, वोट मेरा निर्णायक है। और जिता वही सकता है किसी को, दम जिसमें हराने लायक है। कुर्बानी के वक्त तुम मुझको जगा लेते हो और बिरयानी के वक्त तुम मुझको भगा देते हो। कुर्बानी के वक्त तुम मुझको जगा लेते हो और बिरयानी के वक्त तुम मुझको भगा देते हो। खाना तो दूर रहा, टूंगने ना देते हो। टूंगने का मतलब 2-4 चावल गिर जाए वो भी उठाने नहीं देते। खाना तो दूर रहा, टूंगने ना देते हो और ढक्कन भी कस के दाब लेते, सूंघने ना देते हो। वोट दिया तब हिंदू था मैं, वोट मांगा तो भंगी बता दिया। लूट मेरा वोट मुझे दुरंगी बता दिया। जब वोट दिलवाया तब पार्टी का कार्यकर्ता था। जब वोट दिलवाया तो पार्टी का कार्यकर्ता था। टिकट मांगा तो मुझे दुरंगी बता दिया। मेरी गर्दन पे रख झूरी तुम कसते जा रहे हो। मेरी गर्दन पे रख झूरी तुम कसते जा रहे हो। मैं रो भी नहीं पा रहा, तुम हंसते जा रहे हो। मेरी गर्दन पे रख झूरी तुम कसते जा रहे हो। मैं रो भी नहीं पा रहा, तुम हंसते जा रहे हो। मुझे मार के तुमने मुझे मोक्ष दिया। जैसे कहते हैं कि कृष्ण ने असुर को मार दिया तो उसका कल्याण हो गया। मारने वाला दोषी नहीं है, जो मर रहा है उसका फायदा हो रहा है।
तो हर शहर में भंगियों का एक शहर है, हर शहर में भंगियों का एक शहर है, जो समस्याओं में अंदर है, सुविधाओं से बाहर है। जब जब लहर है तब हम बाहर हैं, जब जब लहर है तब तब हम बाहर हैं, और जब जब कहर है हम दाखिले शहर हैं। क्या मजाक संग हुआ हमारे, समझा जिसे अमृत वो जहर है। सब में गुजर रही जिंदगी न मंसूरे शहर है। जब जब लहर है तब हम बहर हैं, और जब जब कहर है हम दाखिले शहर हैं। मेरे हाथ मेरे नहीं हथियार उठाऊं कैसे, उठा भी लूं अंदेशा है। हथियार चलाऊं कैसे, कहीं वार पलट ना जाए, कहीं धार उलट ना जाए। हादसे में खुद की हालत, हादसे में हूँ खुद की हालत पर हाल बताऊं कैसे। हथियार चलाऊं कैसे, हथियार चलाऊं कैसे। झाड़ू साफ सड़क पर मारी, सड़क पर झाड़ू मार मार के बाग में घाट के पास खड़े होकर के मंदिर के पास सफाई कर रहे हैं, वो तो पहले ही साफ है भाई। तो झाड़ू साफ सड़क पर मारी, सीवर साफ करेगा कौन। झाड़ू साफ सड़क पर मारी, सीवर साफ करेगा कौन। अड्डों का कूड़ा नहीं उठाते, इस पर क्यों साधे हो मौन। नेता अधिकारी डॉक्टर प्रोफेसर नई नई झाड़ू लिए खड़े, सफाई कर्मी जिसे पहले साफ कर गया उसी को रगड़े खड़े खड़े। और जो दर्द पीड़ा और जो अपमान जिस तरह से उनका ओरिजिनल लाइफ है, वो आपने अपने जिस तरह से आपने उचित शब्दों में उनको कविता के माध्यम से बताया है, वाकई बहुत सराहनीय है और दिल को छू लेने वाली। हर एक कविता आपकी दिल को छू लेने वाली। बीच में अंबेडकर जी का जो आपने वर्णन किया है, उससे बड़ा प्राउड फील हुआ, अपने आप को बड़ा स्ट्रॉन्ग महसूस किया। और वाकई ये कविता पाठ और ये सभा बहुत अच्छी लगी, दिल को छू लेने वाली। फेसबुक पे भी देखती रहती हूँ उनकी कविताएं, और सही मायने में जिस समाज से हम आते हैं उस समाज का जो दर्द है, उसकी जो पीड़ा है, उसको बहुत अच्छे से और बहुत स्पष्ट शब्दों में, बहुत काव्यात्मक तरीके से देव रखते हैं अपनी कविताओं में। सर, आपकी कविताओं से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपने कविताओं के जो शब्द इस्तेमाल किए हैं वो मेरी ज़िंदगी से इतने ज़्यादा प्रासंगिक हैं, इतनी वास्तविकता रखते हैं। जो आपने ये बोला कि नाले वाला रोड, नाले वाला, तो जब मैं करोल बाग में मेरी माँ रहती है, मैं वहाँ जाती हूँ, मेट्रो स्टेशन पे उतरती हूँ, रिक्शा करते हैं, कहा जाता है नाले पे उतार दे भैया, नाले पे उतार दे। और जहाँ मेरी ससुराल है तो बेटा छोटा वाला जाके कहता है आंटी मेरी नानी ना नाले पे रहती है, गंदे नाले पे। बहुत अच्छे से बहुत ही गहरी रचनाएं आपने हमसे साझा की, और मुझे बड़ा अफसोस सा भी लगा कि खास तौर से जो स्वच्छ भारत पे आपकी रचना है, इस तरह की रचना को हमें कायदे से पोस्टर बना देना चाहिए। मेरा मानना है कि कम्युनिटी से ज़्यादा जो द सो कॉल्ड एलिट सेक्शन है हिंदी का, वहाँ पाठ होना चाहिए ताकि वो लोग भी सुने और उनके भी कानों तक ये रचनाएं पहुँचनी बहुत ज़रूरी हैं। तभी ये डिस्कोर्स खुलेगा और इस डिस्कोर्स की धमक भी पहुँचेगी। शुक्रिया। कविताएं बहुत विद्रोही स्वर की हैं, बहुत संवेदनशील हैं। एक बात मैं कहना चाह रहा था, हम कुछ समय पहले मिले थे आज ही, तो हम बात भी कर रहे थे। कविताएं तो बहुत अच्छी हैं, है ना, लेकिन हमें जो हमारा इंसान है, जो ऐतिहासिक हिस्टोरिकल काम भी कर रहा है, जो सोशियोलॉजिकल काम भी कर रहा है, हमें एक ऐसे इंसान को, अपने इंसान को एक कवि मात्र के रूप में तक सीमित नहीं कर देना चाहिए, जो हम अक्सर कर देते हैं। तो हम थोड़ा और बड़े दायरे पर सोचें। आपकी आवाज और लेखन आपका बहुत बहुत गजब का है। पहली बात तो यह है कि आप लिख रहे हैं इन परिस्थितियों में। मैं आपका जीवन जानता हूँ, आज हम काफी बातें की है, मुझे आपके बारे में पता चला।
दूसरी बात यह है कि आप इतनी बढ़िया कविताएं लिख रहे हैं, और तीसरा आयाम मैं देखता हूँ कि आने वाली जो पीढ़ी है आगे, वो आपकी जब कविताएं पढ़ेंगी तो उसमें अब वीर रस भी आएगा पूरी तरह से। मैं कानपुर गया तो इनकी पहचान जो है देव कबीर के नाम से नहीं है, देव कुमार के नाम से भी नहीं है। मैं इनके साथ गलियों में जहाँ जहाँ पे गया, जय भीम भैया, ये है जय भीम भैया। तो जय भीम के बारे में जय भीम भैया के नाम से जानते हैं हर गली मोहल्ले में। छोटे छोटे बच्चे 5-6 साल के से लेके नीचे तक के, तो ये सच्चे अम्बेडकरवादी मुझे मिले। और बस मैं ज्यादा नहीं कह पा रहा हूँ। कम्युनिटी वाल्मीकि को लेकर जो है कोई बात नहीं होती, कॉलेज में भी, हमारे कॉलेज में भी नहीं होती। तो मैं भी सोचती थी, कई बार मैंने अपने कुछ ऐसे टीचर्स थे जिनसे अच्छी बॉन्डिंग थी, तो मैं उनसे कई बार पूछती थी कि हमारी वाल्मीकि कम्युनिटी को लेकर क्यों नहीं होती है कोई बात। तो उस पर उनकी कोई बात वो कुछ बताते नहीं थे कि क्यों नहीं होती। उसके बाद जब मैं इससे पहले भी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में थी, तो जैसे सर ने अपनी कविता में बताया कि कोई पसंद नहीं करता कि हमारे बच्चे जो है पढ़ लिख के आगे बढ़े और कुर्सी पे बैठे। ये रियलिटी है, ऐसा नहीं कि किसी गांव में ये चीज़ें चल रही हैं। इनफैक्ट जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं पहले थी तो वहाँ पे मेरे साथ भी ये चीज़ हुई थी। उन्होंने जब ये पता चला कि मैं इस कम्युनिटी से हूँ, तो मेरे साथ भी मतलब ऐसे मिसबिहेव उन लोगों ने किया था। तब के दिन में और आज के दिन में जमीन आसमान का फर्क है। उस समय अपनी कोई अखबार निकालते थे आप, तो लगा था कि अखबार निकालने वाला ही व्यक्ति है, लेकिन आज लगा कि कोई और से नहीं बात की। मैं मिला तो अच्छा भी लगा, कविताएं बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छी हैं। एक तो जगह थोड़ा सा मुझे लगा, मैं उनको बताऊंगा ज़रूर। जैसे कविता में आपने कहा था कि जाति के नाम पर हम मर जाते हैं। एक बिटिया ने भी ये बात उधर कही थी, यही बात वही मैं दोहरा रहा हूँ, हम नहीं मरेंगे। क्यों? हमें कैलिबर है ना, हम उनसे कमज़ोर थोड़े ही ना है। जिन लोगों जो अपने को बहुत महत्वपूर्ण और वैसा समझते हैं, हम उनसे कहते हैं कम नहीं होंगे। तो उस बात पर हम क्यों मर जाएंगे? नहीं, हम नहीं मरेंगे। उस पर हम कमज़ोर नहीं हैं। और जहाँ तक है कि हम जो हैं वो खुल करके रहेंगे जहाँ भी रहें। मैंने 30-31 साल की नौकरी की, बाबा साहब का फोटो। और एक जो पहली कविता उन्होंने पढ़ी थी, उसमें जो लाइन ली थी कि बनकर कुत्ता कहूँगा मैं भौंक भौंक जगाने लगा, तो ये लाइन मुझे इस बात में अच्छी लगी। कबीर ने भी अपने आप को एक कुत्ते के रूप में मतलब प्रयोग किया है, और वो प्रयोग बड़ा इसलिए लगता है कि वो कुत्ते में और अपने में और अन्य प्राणियों में कोई फर्क नहीं मानते, कि जहाँ भेदभाव की सीढ़ी खत्म होती है, और कुत्ता एक वफादार जानवर के तौर पर भी जाना जाता है। तो ये उनका प्रयोग मुझे थोड़ा ठीक लगा। दूसरा, इनकी कविताएं तो सारी अच्छी हैं, और कहीं धर्म को पर सवाल उठाते हैं, कहीं जाति पर उठाते हैं। तो मैं ये अनुभव कर रहा हूँ कि जो पढ़ लिख करके आदमी ना, जो अपने आप को बड़ा मजबूत किस्म का मानता है, मुझे लगता है वो कमज़ोर होता है। और शायद हम अपनी कमजोरियां इन कविताओं में, मतलब जो है तमाम दलित कविताओं की बात कर रहा हूँ, कि अगर अम्बेडकरवाद नहीं है उसके भीतर, कि अम्बेडकरवादी तो सब हैं, लेकिन अम्बेडकर किसी के भीतर नहीं है किसी से। कोई अम्बेडकर का अगर कोई विद्वान भी ढूंढना चाहो कि भाई अम्बेडकर पर कोई बात करे, बात करने वाला भी नहीं मिलता। दूर दूर तक पूरे भारत में हम नज़र दौड़ाते हैं। एक फैशनेबल अम्बेडकरवादी हम सब है, सबके घर में हमारे फ़ोटो टंगी हुई है, सब हम बात करते हैं, आंदोलन की बात करते हैं। जैसा मैं ये देख रहा हूँ कि एक दौर था कि जब हम छोटी छोटी जातियों से दलित के रूप में इकट्ठे हो रहे थे, फिर दलित से बहुजन की तरफ बढ़ रहे थे, और अब मैं ये देख रहा हूँ कि हम बहुजन से फिर जातियों की तरफ लौट रहे हैं। एक बैक गेयर जिसको हम कहते हैं कि बीजेपी RSS ने लगा रखा है, वो बैक गेयर मुझे लग रहा है दलित बहुजन आंदोलन ने भी अपने